साथियों नमस्कार। आज पढ़ेंगे भूगोल का एक चैप्टर है अक्षांश के बारे में। सेकेंड वीडियो में पढ़ेंगे देशांतर के बारे में। तो आज क्या पढ़ेंगे? अक्षांश के बारे में। ऑल अबाउट अक्षांश, ऑल अबाउट लैटिट्यूड। अक्षांश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। क्या होता है अक्षांश, क्या महत्व है इसका, और इससे संबंधित जो MCQ PT में जो पूछे जाते हैं प्रश्न, उसको जानेंगे। इस बार भी UPSC में एक इंटरनेशनल डेटलाइन का क्वेश्चन पूछा गया था, तो वो भी अगले वीडियो में जानेंगे, उसमें देशांतर के बारे में। तो अक्षांश है क्या? अक्षांश पृथ्वी पर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक रेखा मतलब वैसा कोई अक्षांश टाइप का कोई रेखा सचमुच में पृथ्वी पर नहीं खींची गई है, और ये लोकेशन निर्धारण के लिए एक काल्पनिक रेखा खींचा गया है। तो ये पृथ्वी है, तो इस पर पृथ्वी का आकार कैसा है? गोलाकार नहीं, पृथ्वी का आकार संतरे के समान गोल है, यानी कि ध्रुवों पर चपटी है और बीच बीच में उभरी हुई है। इस आकार को बोलते हैं भू आव। क्या बोलते हैं इस आकार को? भू आव। इंग्लिश में बोलते हैं जियोइड। तो पृथ्वी का आकार पूछा जाए PT में, पृथ्वी का आकार है और ऑप्शन में भू आव या जियोइड रहे, तो यही होगा इसका आंसर। क्योंकि पृथ्वी रियली में स्फेरिकल नहीं है। गोलाकार तो इस प्रकार पूरा राउंड शेप का होगा, लेकिन ये नहीं, पृथ्वी ऐसा है, तो इसका आकार क्या है? भू आव जियोइड। इसी पृथ्वी पर काल्पनिक रेखा खींची गई है, इस प्रकार लेटी हुई रेखा, लेटीट्यूड, इसे ही अक्षांश कहते हैं। तो पृथ्वी पर खींची गई लेटी हुई रेखा या क्षैतिज रेखा, हॉरिजेंटल लाइन को, जो काल्पनिक रेखा है, इमेजिनरी लाइन है, उसे अक्षांश कहते हैं। तो अक्षांश क्या है? एक काल्पनिक रेखा है। किस पर खींची गई? पृथ्वी पर खींची गई। ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज? क्षैतिज रूप से। क्षैतिज मतलब लेटा हुआ इस प्रकार 0 डिग्री पर, और ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ी रेखा 90 डिग्री पर। तो ये एक हॉरिजेंटल लाइन है, क्षैतिज रेखा है, पृथ्वी पर खींची गई काल्पनिक रेखा है, जो पूरब से पश्चिम जाती है। इधर कौन सा डायरेक्शन है? पश्चिम है, इधर पूरब है, तो वेस्ट टू ईस्ट ये रेखा खींची जाती है। तो अक्षांश को इंग्लिश में लेटीट्यूड बोलते हैं। लेटीट्यूड मतलब ऐसे याद रख सकते हैं, लेटीट्यूड लेटी हुई रेखा, पूरब से पश्चिम ये जाती है। इसका महत्व क्या है अक्षांश का? लोकेशन प्राप्त करने के लिए, लोकेशन निर्धारण करने के लिए, किसी भी स्थान की स्थिति पता करने के लिए हमें अक्षांश और देशांतर की आवश्यकता पड़ती है, और समय निर्धारण करने के लिए देशांतर की आवश्यकता पड़ती है। तो अक्षांश और देशांतर पृथ्वी के निर्देशांक हैं, जो पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान की पोजीशन को बताते हैं। जैसे ग्राफ में हम पढ़ते हैं, 2 डायमेंशन ग्राफ में ये ग्राफ में, जैसे ग्राफ में कोई है बिंदु 2 और 3, इसको लोकेलाइज करना है ग्राफ में 2D में, तो कैसे ज्ञात करते हैं इसको? इधर x हो जाता है, इधर x डैश, इधर y, इधर y डैश, तो 2 हो जाएगा, इधर y में 3, 1 2 3, इधर 3, तो ये पोजीशन को ये निर्धारित कर रहा है 2,3। उसी टाइप के पृथ्वी पर पटना शहर कहाँ है, तो उसका स्थिति का निर्धारण अक्षांश और देशांतर के माध्यम से किया जाता है। अक्षांश जैसे मान सकते हैं x एक्सिस, और y एक्सिस को देशांतर मान सकते हैं। तो पहला पॉइंट है अक्षांश के विषय में कि अक्षांश पृथ्वी पर खींची गई क्षैतिज हॉरिजेंटल रेखा है, जो पूरब से पश्चिम खींची जाती है। दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, अक्षांश विषुवत रेखा से खींची गई एक कोणीय दूरी है। विषुवत रेखा क्या है? विषुवत रेखा भी एक अक्षांश है। जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी के मध्य से गुजरने वाली रेखा को 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, और इसका एक अलग नाम है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेटर। पृथ्वी के मध्य में खींची गई अक्षांश का क्या नाम है? विषुवत रेखा या इक्वेटर। इक्वेटर या विषुवत रेखा या 0 डिग्री अक्षांश पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। उत्तर वाले भाग को बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी
गोलार्ध और दक्षिण वाले भाग इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो विषुवत रेखा के उत्तर वाले आधे भाग को क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध या नदर्न हेमिस्फेयर। नदर्न हेमिस्फेयर। गोलार्ध को हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में हेमिस्फेयर। सदर्न हेमिस्फेयर दक्षिणी गोलार्ध। तो इक्वेटर या विषुवत रेखा पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। जैसे ये गोला है तो गोला को बीच से हम काटेंगे तो दो गोला बन जाएगा। क्षैतिज रूप से काटेंगे तो उत्तरी गोलार्ध उत्तर में, दक्षिणी गोलार्ध दक्षिण में। तो विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश पृथ्वी को दो समान भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। जैसे ये पृथ्वी है तो पृथ्वी का काल्पनिक रेखा इस प्रकार, ये एक अक्षांश हुआ, दूसरा अक्षांश ये, तीसरा अक्षांश ये, चौथा अक्षांश ये। अक्षांश क्या है? वृत्त है, अर्धवृत्त है, वक्र रेखा क्या है? अक्षांश एक वृत्तीय रेखा है, सर्कुलर लाइन है, वृत्ताकार रेखा है। तो अक्षांश क्या है? वृत्त रेखा है। जैसे ये पृथ्वी है तो 0 डिग्री अक्षांश यहाँ पर खींचा गया पूरे पृथ्वी के चारों ओर, तो ये वृत्त बन रहा है। जैसे ये कोई गेंद है, मान लीजिए हमारे पास बॉल है, तो बॉल के चारों ओर मध्य में इस प्रकार एक लाइन खींचेंगे, ड्रॉ करेंगे तो वो चारों ओर घूमेगी, इसलिए ये वृत्तीय रेखा है। अक्षांश क्या है? एक सर्कुलर लाइन है, वृत्त है। अक्षांश एक सर्कल है। तो अक्षांश बोलते हैं कि विषुवत रेखा से कोणीय दूरी को अक्षांश रेखा कहते हैं। जैसे ये एक विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश, ये भी विषुवत रेखा भी खुद एक अक्षांश है, जिसे 0 डिग्री लेटीट्यूड या 0 डिग्री अक्षांश या भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, इसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं। भूमध्य रेखा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पूरे पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, बीच से गुजरती है। तो भूमध्य रेखा से 1 डिग्री, मान लेते हैं यहाँ पर 30 डिग्री अक्षांश है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये एंगल कहाँ बन रहा है? पृथ्वी के केंद्र में। पृथ्वी के केंद्र पर ये 30 डिग्री के कोणीय दूरी पर ये अक्षांश स्थित है। इधर भी 30 डिग्री, इधर भी 60 डिग्री, इधर 90 डिग्री, तो टोटल इस प्रकार अक्षांश खींची जाती है। तो अक्षांश क्या है? विषुवत रेखा से कोणीय दूरी है। विषुवत रेखा भी खुद एक अक्षांश है। अक्षांश पृथ्वी पर खींची गई क्षैतिज रूप से एक काल्पनिक रेखा है जो पूरब से पश्चिम खींची जाती है, या पश्चिम से पूरब खींची जाती है, बोल सकते हैं। अक्षांश क्यों जरूरी है? किसी भी पृथ्वी पर किसी भी स्थान की स्थिति को लोकेलाइज्ड करने के लिए, निर्धारण करने के लिए। कुल कितने अक्षांश हैं पृथ्वी पर? तो ये पृथ्वी है, एक 0 डिग्री अक्षांश है, उसके बाद 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, ये सब कौन है? 3 डिग्री, 4 डिग्री विषुवत रेखा से टोटल। और सबसे लास्ट में एक पॉइंट है 90 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड। नॉर्थ मतलब उत्तरी, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उसी तरह फिर दक्षिणी गोलार्ध में है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, डॉट डॉट, लास्ट में 90 डिग्री साउथ, यानी कि 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो टोटल अक्षांश कितना हो जाएगा? कुल अक्षांश कितने हैं पृथ्वी पर? उत्तरी गोलार्ध में 90, दक्षिणी गोलार्ध में 90 और एक 0 डिग्री अक्षांश। इसको भी काउंट करना है। ये 0 डिग्री अक्षांश, ये भी तो एक अक्षांश है। उसके बाद है 1 डिग्री अक्षांश, 2 डिग्री अक्षांश, 3 नंबर 4 और इस प्रकार 90 इधर, और इधर भी 1 2 3 4 90 इधर। तो 90 + 90 + 0 तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री अक्षांश और 90 180 और एक 0 डिग्री अक्षांश को काउंट करना है। तो टोटल 181 अक्षांश हैं पृथ्वी पर। इसमें एक है कि यदि पूछा जाए कि पृथ्वी पर 1 डिग्री के अंतराल पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं खींची जा सकती है, तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 179, 179। यदि पूछा जाए पृथ्वी पर 1 डिग्री के अंतराल पर, ये बिहार PCS में लगभग 2 साल पहले पूछा गया था, पृथ्वी पर 1 डिग्री के अंतराल पर या ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर कितनी अक्षांश रेखाएं खींची जाती है, तो 179 होगा आंसर उसका, क्योंकि वहाँ पर रेखा पूछा जा रहा है, वो भी 1 डिग्री के अंतराल पर। तो क्वेश्चन है कि 1 डिग्री के अंतराल पर पृथ्वी पर कुल कितने अक्षांश खींचे जा सकते हैं, तो खींच लेते हैं। एक हो गया 0, इधर 1 2 3 डॉट डॉट। क्या 90 डिग्री अक्षांश रेखा है? नहीं, 90 डिग्री एक पॉइंट के फॉर्म में इस प्रकार, तो इसको काउंट नहीं किया जाएगा। इधर भी इसी तरह 90 डिग्री साउथ, इसको काउंट नहीं किया जाएगा। तो एक हो जाएगा 0 डिग्री अक्षांश रेखा है,
और इधर उत्तरी गोलार्ध में 79 होगा क्योंकि 90 डिग्री एक बिंदु है, रेखा नहीं। और इधर दक्षिणी गोलार्ध में भी 79 हो जाएगा 90 डिग्री साउथ पोल को हटाकर। तो टोटल अक्षांश रेखा कितना हो जाएगा 79 79 178 और एक ही है तो 179 अक्षांश रेखाएं 1 डिग्री के अंतराल पर खींची जा सकती है। कुछ पीटी फैक्ट जानते हैं अक्षांश के बारे में। तो अक्षांश में सबसे बड़ा अक्षांश कौन है, यानी कि सबसे बड़ा वृत्त कौन है। अक्षांश क्या है, एक वृत्ताकार रेखा है। तो किसी भी वृत्त में सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, व्यास होती है, उसके बाद धीरे धीरे घटती जाती है इधर। उसी टाइप का पृथ्वी में सबसे बड़ी अक्षांश रेखा ये मध्य में जो खींची गई है ये है, जिसका नाम है भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या फिर 0 डिग्री अक्षांश या फिर इक्वेटर बोलते हैं इसको इंग्लिश में। तो भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त पूरे पृथ्वी पर सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। और जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं वैसे वैसे अक्षांश रेखा की लंबाई घटती जाती है और 90 डिग्री जो साउथ पोल है और 90 डिग्री नॉर्थ पोल है वो एक बिंदु बन जाता है, वो रेखा नहीं रहता है। तो ये ध्यान में रखना कि सबसे बड़ी अक्षांश कौन है, विषुवत रेखा है। और जैसे जैसे ध्रुवों की ओर जाते हैं वैसे वैसे इसकी लंबाई घटती जाती है और ध्रुवों पर 0 हो जाती है लंबाई, क्योंकि वो बिंदु है। और दो अक्षांशों के बीच की दूरी, दो अक्षांश एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, क्या लंबवत होती है, नहीं, देख सकते हैं समांतर है। समांतर मतलब दो रेखाओं के बीच की दूरी बराबर है तो उसे समांतर कहते हैं। जैसे एक रेखा है ये और एक रेखा ये है, दोनों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है तो इसको बोलेंगे समांतर रेखा है। समांतर रेखा मतलब दो रेखा होनी चाहिए कम से कम और उसके बीच की दूरी जो गैप है खाली स्थान वो बराबर हो। उसी तरह समांतर रेखा है ये अक्षांश, क्योंकि इसके गैप बराबर हैं जो 111 किलोमीटर है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है। इसको भी रखना है याद, पीटी फैक्ट है ये। और दो अक्षांशों के बीच की दूरी हमेशा एक समान होती है, चाहे हम ध्रुव की ओर चलें, विषुवत रेखा की ओर चलें, तो समय हमेशा ये समान होती है। और अक्षांश रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती है इस प्रकार, वो कभी एक दूसरे को काटती नहीं है, कट नहीं करती है। ये रेखा पूरब से पश्चिम दिशा में चलती है। कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश के बारे में जानते हैं। सम इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड या कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश लिख सकते हैं। ये पृथ्वी है और ये जो पॉइंट है 90 डिग्री नॉर्थ बोलते हैं, इसको उत्तरी ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव या 90 डिग्री नॉर्थ अक्षांश। और नीचे वाला पॉइंट है 90 डिग्री साउथ, इसे बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव, क्योंकि ये दक्षिणी में है, दक्षिण भाग में। बीच में है 0 डिग्री अक्षांश, जिसे विषुवत रेखा बोलते हैं या भूमध्य रेखा भी बोलते हैं या फिर इक्वेटर भी बोल सकते हैं। उसके बाद है यहाँ पर 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा बोलते हैं, कर्क रेखा। 23.5 डिग्री दक्षिण में, 23.5 डिग्री क्यों लिया गया, क्योंकि 23.5 डिग्री पृथ्वी अपने एक्सिस पर झुकी हुई है। तो 23.5 डिग्री साउथ में दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा है ये, इसे मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं इंग्लिश में, उसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। इसको फ्रेश से बनाना पड़ेगा। तो कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश में पहला 0 डिग्री हो गया, जिसे इक्वेटर कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तर में, जिसे कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिण में अक्षांश रेखा है ये साउथ, यस लिखना है साउथ, इसे मकर रेखा कहते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इसे कर्क रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और फिर इसके आगे 66.5 डिग्री उत्तर, 66.5 डिग्री उत्तर को कहते हैं आर्कटिक, आर्कटिक वृत्त कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, आर्कटिक वृत्त। 66.5 डिग्री नॉर्थ साउथ, इसको बोलते हैं अंटार्कटिक वृत्त, क्योंकि अक्षांश एक वृत्ताकार रेखा, जैसे ये है अक्षांश। अक्षांश क्या है, वृत्ताकार रेखा है, रेखा नहीं है, वृत्ताकार रेखा। जैसे ये पूरा पृथ्वी है तो 0 डिग्री अक्षांश पूरे चारों ओर घूमी हुई है इस प्रकार, तो ये एक वृत्त का निर्माण करती है, अर्धवृत्त नहीं, संपूर्ण वृत्त का निर्माण करती है। तो अक्षांश एक पीटी फैक्ट है कि ये वृत्ताकार रेखा एक दूसरे के समांतर होती है। दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होती है। दो अक्षांश कभी भी एक दूसरे को
नहीं काटती। ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखा जो वृत्ताकार होती है उसकी लंबाई घटती जाती है। विषुवत रेखा सबसे लंबी या सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है। इधर है 90 डिग्री साउथ, जिसे बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल। इधर है 90 डिग्री नॉर्थ, एक बिंदु के रूप में, पॉइंट के फॉर्म में, जिसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं। तो यही 1 2 3 4 5 6 7 टोटल 7 अक्षांश रेखाएं जो इम्पोर्टेंट हैं। तो पूछा जाएगा कर्क रेखा की अक्षांशीय स्थिति क्या है, तो 23.5 डिग्री उत्तर, मकर रेखा की 23.5 डिग्री दक्षिण, अंटार्कटिक वृत्त का 66.5 डिग्री दक्षिण, 66.5 डिग्री नॉर्थ में आर्कटिक वृत्त। पृथ्वी पर कितने ध्रुव हैं? 2 ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ध्रुव क्या है? अक्षांश है या देशांतर है? अक्षांश है। ध्रुव क्या रेखा है? यह वृत्ताकार रेखा है। ध्रुव ना रेखा है ना वृत्ताकार रेखा है, यह एक बिंदु है, पॉइंट फॉर्म में है। पृथ्वी अपने एक्सिस पर, अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है। जैसे पृथ्वी यदि सीधा रहती तो इस प्रकार रहती, ऐसे इसका अक्ष बनता, अक्ष एक्सिस, लेकिन ऐसे नहीं है, पृथ्वी टिल्टेड है इस प्रकार, तो इसका अक्ष इस प्रकार है। प्रॉपर रहना चाहिए था ये, लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए इसके बीच जो एंगल है वो 23.5 डिग्री है। इसलिए बोलते हैं पृथ्वी अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुकी है, सीधी नहीं रखी हुई है, सीधी नहीं है। और पृथ्वी सूर्य की कक्षा का चक्कर लगाती है, उसके बीच का कोण 66.5 डिग्री। जैसे ये सूर्य है, पृथ्वी इसके चारों ओर घूमती है, तो इसके बीच जो कोण बनता है वो बनता है 4.5। ये एक्सिस है इसका और ये प्लेन है, तो एक्सिस और प्लेन के बीच 66.5 डिग्री का कोण ये वाला बनता है। तो ये है, तो पृथ्वी सूर्य के कक्षा में जो दीर्घवृत्ताकार कक्षा है उसमें चक्कर लगाती है, कितना एंगल पर? 66.5 डिग्री पर। ध्रुव के माध्यम से ही एक काल्पनिक बिंदु है जिसके द्वारा पृथ्वी का एक्सिस, ये अक्ष गुजरता है, पास करता है। जो इक्वेटर होती है, ये बीच वाला रेखा, वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है, एक इधर उत्तरी गोलार्ध, इधर दक्षिणी गोलार्ध। कर्क रेखा क्या है? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच सूर्य की आभासी गति होती है, जिसके कारण ऋतु परिवर्तन होता है, सीजन चेंज होता है। तो सीजन चेंज होने में क्या होता है? अक्षांशीय परिवर्तन होता है। सूर्य जिस अक्षांश पर पड़ रहा था पहले, अब उस चेंज होकर दूसरा अक्षांश पर पड़ने लगती है उसकी किरणें। इक्वेटर, इसको आगे पढ़ेंगे। हालांकि इक्वेटर यानी विषुवत रेखा पर सूर्य वर्ष में 2 बार लंबवत चमकता है, डायरेक्टली सूर्य की किरणें यहाँ पर पड़ती है। ये सूरज है, मान लेते हैं सन। कब कब? 21 मार्च को और 23 सितंबर के दिन, जिसे इक्विनोक्स बोलते हैं। इस घटना को क्या बोलते हैं? इक्विनोक्स या विषुव बोलते हैं हिंदी में। इसमें दिन और रात बराबर होते हैं। तो दिन और रात कब होगा बराबर? जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है, 21 मार्च और 23 सितंबर को। आप जानते हैं अक्षांश से रिलेटेड ताप कटिबंध के बारे में, हीट जोन्स के बारे में। यानी कि पृथ्वी, सूर्य की किरणें जहाँ पर अधिक तेज पड़ती है वहाँ पर अधिक गर्मी होगी, जहाँ पर तिरछी पड़ेगी वहाँ पर कम गर्मी होगी, जहाँ एकदम से नहीं पड़ेगी वो ध्रुवीय क्षेत्र बन जाएगा। तो ये मान लेते हैं पृथ्वी है हमारा, ये 0 डिग्री अक्षांश है, ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा को 23.5 डिग्री नॉर्थ बोलेंगे, मकर रेखा को 23.5 डिग्री साउथ बोलेंगे, ये 0 डिग्री है, इधर है 66.5 डिग्री नॉर्थ, इधर है 66.5 डिग्री साउथ, और ये 90 डिग्री साउथ, और ये 90 डिग्री नॉर्थ। इसी अक्षांश रेखाओं के आधार पर, इन्हीं अक्षांश रेखाओं पर आधार पर पृथ्वी को 3 हीट जोन, 3 ताप कटिबंध में बांटे गए हैं। हीट जोन या ताप कटिबंध, हीट जोन कौन कौन? तो पहला है कर्क रेखा, इसको बोलते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा। इसके बीच के क्षेत्र को बोलते हैं टोरीड जोन, टोरीड, या फिर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र क्या है ये? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का रीजन है। यहाँ पर साल में 1 बार सूर्य
लंबवत पड़ती है और सूर्य की किरणें यहाँ पर डायरेक्टली पड़ती ही रहती है, इसलिए सबसे ये हॉटेस्ट रीजन है, सबसे गर्म क्षेत्र है पृथ्वी का, क्योंकि सूर्य की किरणें डायरेक्टली सीधे पड़ती है यहाँ पर। दूसरा है टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन में ये सबसे हैबिटेबल जोन है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बैलेंस में रहता है, ना तो एक्सट्रीम टेम्परेचर है अधिक, ना ही अधिक गर्म है, ना ही अधिक ठंडा है। तो टेम्परेट इसको बोलते हैं शीतोष्ण। शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण मतलब शीत भी है और उष्ण भी है, ठंडा और गर्म दोनों है। ये कहाँ कहाँ है? कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त। ये कर्क रेखा है, ये आर्कटिक वृत्त है, इसके बीच वाला रीजन को बोलेंगे उष्ण शीतोष्ण कटिबंध बोलेंगे। और ये वाला इधर मकर रेखा और इसको बोलेंगे उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध, इसको बोलेंगे दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध। मकर रेखा और अंटार्कटिक वृत्त के बीच यहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या रहती है, क्योंकि टेम्परेचर बैलेंस में रहता है, अधिक मॉडरेट रेनफॉल होती है और सूर्य की किरणें थोड़ा बहुत यहाँ पर तिरछी पड़ती है, इसलिए यहाँ पर कम टेम्परेचर होता है। तीसरा है ये 66.5 डिग्री साउथ से लेकर पोल तक, ये फ्रिजिड जोन कहलाता है। फ्रिजिड जोन या फ्रिजिड जोन, जिसको बोलते हैं शीत कटिबंध। यहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ रहता है, सूर्य की किरणें ही नहीं पहुँच पाती, यहाँ पर तिरछी हो जाती है पूरा पहुँचते पहुँचते, तो इसलिए यहाँ पर कम तापमान रहता है, जनसंख्या नहीं के बराबर होती है पोलर रीजन में। यहाँ पर उत्तरी शीत कटिबंध है, ये 90 डिग्री नॉर्थ से आर्कटिक वृत्त के बीच, और ये 66.5 डिग्री अंटार्कटिक वृत्त से दक्षिणी ध्रुव के बीच का रीजन। तो ये 3 पार्ट है जो कि अक्षांश पर आधारित है। आगे है कब सबसे अधिक गर्म दिन होगा, यानी कि कब सबसे बड़ा दिन होगा, छोटी रात होगी, बराबर दिन रात कब होगा, इसके बारे में जानते हैं। पृथ्वी सूर्य का चारों ओर चक्कर लगाती दीर्घवृत्ताकार पथ में, उसके कारण सीजन चेंज होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। जैसे ये बीच में सूरज है सोलर सिस्टम में, यहाँ पर मान लेते हैं एक समय पृथ्वी यहाँ पर थी, दूसरा समय एक बार यहाँ पर थी, तीसरा समय यहाँ पर थी, चौथा समय यहाँ पर थी। तो ये मेन पोजीशन है पृथ्वी का। ये घूमते घूमते यहाँ आ गई, फिर यहाँ आ गई, फिर यहाँ आ गई, फिर यहाँ चली गई, तो ये रिपीट होगा फिर। तो 23 सितंबर और 21 मार्च को सूर्य की किरणें डायरेक्टली विषुवत रेखा पर पड़ती है। कहाँ पर पड़ती है? विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है, जिसके कारण सूर्य की किरणें का प्रकाश दोनों ध्रुवों पर लगभग एक समान पहुंचता है। इसलिए 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं, जिसे विषुव कहते हैं, इक्विनॉक्स कहते हैं। तो दिन और रात बराबर क्यों होती है? क्योंकि सूर्य की किरणें हैं, जैसे ये सूरज है, तो सूरज की किरणें डायरेक्ट विषुवत रेखा पर पड़ रही है, तो ना तो अधिक ये ध्रुव पर अधिक प्रकाश पड़ रहा है, ना तो ये गोलार्ध में, तो दोनों जगह एक समान रूप से प्रकाश पड़ रही है, इसलिए दिन और रात बराबर होती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को इसे बोलते हैं विषुव इक्विनॉक्स। एक कंडीशन है, ये है उत्तर अयनांत। उत्तर अयनांत मतलब जब उत्तरी गोलार्ध, अयनांत मतलब झुका हुआ है, अयनांत क्या बोलते हैं? अयनांत, इसको इंग्लिश में बोलते हैं समर सोलिस्टिस या उत्तरी अयनांत। जब उत्तरी गोलार्ध या उत्तरी ध्रुव पृथ्वी सूरज की ओर झुकी रहती है, जिसके कारण उत्तरी गोलार्ध पर कर्क रेखा के पास सूर्य की किरणें डायरेक्टली पड़ती है, और कर्क रेखा के उत्तर में जो रीजन होता है वहाँ पर अधिक गर्मी पड़ती है, जिसके कारण दिन बड़ा होता है। कब होता है वो स्थिति उत्तरी अयनांत का? 21 जून को। 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है, जिसके कारण नॉर्दर्न हेमिस्फीयर उत्तरी गोलार्ध में लंबा दिन होता है, सबसे लंबा दिन, और छोटी रात होती है। वहीं दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की किरणें नहीं पड़ रही है 21 जून के पास, इसलिए यहाँ पर सबसे बड़ी रात और छोटी दिन होती है। इसे उत्तरी अयनांत समर सोलिस्टिस कहते हैं। फिर आता है 22 दिसंबर का दिन, यहाँ पर दक्षिण, जिसे बोलते हैं दक्षिणी अयनांत, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुकी रहती है, ये दक्षिणी या दक्षिणी ध्रुव बोल सकते हैं, जिसके कारण सूर्य की किरणें मकर रेखा पर डायरेक्टली पड़ती है, और मकर रेखा यानी कि दक्षिणी गोलार्ध में अधिक गर्मी पड़ती है। 22 दिसंबर के दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है, और उत्तरी गोलार्ध में ठीक इसका उल्टा, यानी सबसे बड़ी रात। उत्तरी गोलार्ध में इस समय विंटर सीजन रहता है, इसलिए 22 दिसंबर जब बड़ा दिन क्रिसमस मनाया जाता है,
तो ऑस्ट्रेलिया में गर्मी का दिन रहता है, ग्रीष्म ऋतु रहती है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। तो यही था सूर्य के पोजीशन के आधार पर सीजनों का परिवर्तन। तो अक्षांश से संबंधित इतना ही टॉपिक क्या है, काफ़ी है। पूछा जाए कि उत्तरी गोलार्ध में या भारत में सबसे बड़ी दिन कब होती है, तो 21 जून को हो जाएगा। सबसे बड़ी रात कब होती है, तो 22 दिसंबर को हो जाएगा। दिन और रात बराबर कब होंगे, जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर पड़ेगी डायरेक्टली तब। और ये स्थिति 2 दिन आता है, एक 21 मार्च और एक सितंबर 23 सितंबर। 21 मार्च के समय जिसे वसंत विषुव बोलते हैं, क्योंकि उसमें स्प्रिंग सीजन रहता है, और सितंबर के समय ऑटम रहता है, शरद ऋतु, इसलिए इसे ऑटम इक्विनोक्स या शरद विषुव कहते हैं।